अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है स्लोप ऑफ अ लाइन, कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन हो तो उसकी स्लोप क्या होगी। तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन मैयर द स्टीपनेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है तो उसकी अगर स्लोप बात करें तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, उसको क्या कहते हैं कि स्टीपनेस। स्लोप हमें क्या बताती है, गिव द मेजर ऑफ स्टीपनेस। मतलब ये है कि कोई भी लाइन है उसकी जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है कि उसकी स्टीपनेस के बारे में बताती है। स्टीपनेस मतलब ढलवान के बारे में, कि उसकी ढलवान कितनी है। मतलब ये है कि आमतौर पर अगर देखें कि एक जो लाइन होती है वो लाइन अगर मतलब ये जो है ये लाइन तो लगी हुई है लेकिन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, जिस तरह ये लाइन है। तो ये लाइन जो है वो कुछ ना कुछ इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये इसका कोई ना कोई मतलब स्टीपनेस ज़रूर है। तो हमें जो स्लोप है वो असल में हमें किसी क्या बताती है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस के बारे में बताती है और दूसरा उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, तो स्लोप, अब ये बात ज़हन में होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की ढलवान और उसके डायरेक्शन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, आम घरों के अंदर जो सीढ़ी बनी होती है तो सीढ़ी को अगर देखा जाए तो उसकी भी क्या होती है, एक स्टीपनेस होती है। वो भी इसी तरह की जिस तरह ये जो रंग रेड रंग की जो लगी हुई है, हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, इसी तरह की जो है वो होती हैं। तो यहाँ पर देखें तो स्ट्रेट लाइन के बारे में जो हमें स्लोप बताती है वो क्या बताती है, स्टीपनेस और डायरेक्शन। द स्लोप इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, आमतौर पर मैथमेटिक्स के अंदर जो स्लोप को ज़ाहिर किया जाता है वो है स्मॉल एम से। और दूसरी बात यह है कि ये फिगर के अंदर यहाँ पर वो कहता है कि जिस तरह दिखाया गया है कि इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये देखें ये एक्स एक्सिस की लाइन जो डॉटेड जो लगी हुई है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला लाइन, इस लाइन का जो एंगल थीटा है, इस थीटे को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ की बात हो रही है, वो किसके इक्वल है, तो थीटा। अगर मतलब ये है कि कोई भी लाइन है और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा हो तो उसकी जो स्लोप होगी, वो स्लोप अगर हम फाइंड करना चाहें, द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज बाय टेन थीटा, तो हम m इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास थीटा 30 डिग्री है तो आप यहाँ पर अगर स्लोप m फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी, टेन 30 डिग्री के इक्वल आएगी। तो कैलकुलेटर के ऊपर 10 और 30 दबाएंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। शर्त यह है कि अगर हमें थीटा पता होना चाहिए, और थीटा क्या है, एंगल है। एंगल किसका, इस लाइन स्ट्रेट लाइन का किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एक तो ये तरीकाकार है कि अगर आपके पास एंगल गिवन है और उस एंगल को आप जो भी एंगल होगा उसको टेन के अंदर पुट कर दें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड एंगल्स इज, यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास समझ लें कि ये जो टेन थीटा है हमें क्या बता रहा है, समय स्लोप बता रहा है। स्लोप m इज इक्वल टू हम किसके को लिखेंगे, टेन थीटा। यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड कर रहे हैं किससे, टेन से। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन m इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेन थीटा। एक तो तरीकाकार ये हो गया कि अगर आपके पास थीटा गिवन है, m फाइंड करना है तो आप टेन थीटा के अंदर पुट करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये थीटा ना गिवन हो और आपको दे दिए जाए कोई से दो पॉइंट, एक ये पॉइंट दे दिया जाए, एक ये पॉइंट दे दिया जाए, मतलब ये पॉइंटों का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी आपको दो पॉइंट दे दिए जाए, मिसाल के तौर पर एक ए है दूसरा बी है, तब आप अगर स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो फिर इस तरह ये लिखा हुआ है कि इफ़ एनी टू पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड x1 एंड नॉट इक्वल टू x2। मतलब ये है कि x1 और x2 की जो ये वाला पॉइंट, ये वाला x1 और ये x2 दोनों बराबर ना हो तो तब हम अगर स्लोप फाइंड करना चाहें तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, और किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो आप ये वाला जो कोऑर्डिनेट है y2 को y1 में से माइनस कर देंगे और x2 को x1 में से माइनस कर देंगे, तब भी आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ सकती है। तो स्लोप फाइंड करने के दो तरीक़ेकार हो गए। एक तो तरीकाकार ये है कि अगर आपको एंगल गिवन है तो आप उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है,
तभी आपके पास स्लोप आ जाएगी। दूसरा तरीकाकार क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो आप वाई कोऑर्डिनेट जो है y2 में y1 माइनस कर दें और x2 में से x1 को जो है वो माइनस कर दें। अगर मिसाल के तौर पर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो और ये हमारे पास समझ लें कि x2 की जो x2 और y2 है, ये पहला जो कोऑर्डिनेट ऊपर वाला चलो लिखते हैं कि x1 की जो वैल्यू मिसाल के तौर पर आपके पास है 2 है और जो y1 है और वो आपके पास मिसाल के तौर पर 1 है। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन गया, कौन सा, x1 और y1। वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 और 1। इसी तरह अगर आपके पास x2 और y2 की वैल्यू लिखी जाए और वो वैल्यू अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक है 3 है और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 4 है। तो यहाँ पर देखें x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू मिसाल के तौर पर 3 है और y2 की वैल्यू क्या है 4 है। तो आप इस फार्मूले के अंदर देखें तो क्या करना है, फार्मूले में आपने y2 में से y1 माइनस करना है। तो इसका मतलब है कि 4 माइनस 1 ऊपर आएगा और दूसरा फिर आपने क्या करना है x2 माइनस x1। तो इसका मतलब यह है कि 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको आप तकसीम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको दो पॉइंट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, और या फिर आपको थीटा गिवन होगा। तो अगर एंगल गिवन है तो tan के अंदर पुट कर देना है। अगर आपके पास पॉइंट हैं तो पॉइंटों में से आपको अभी मैंने बताया कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 4 है और y1 क्या है 1 है। तो आप 4 माइनस 1 और 3 माइनस 2 कर देंगे, इनको डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ था x1 नॉट इक्वल टू x2। देखें मैंने 2 और 3 दोनों बराबर नहीं रखे, इसका मतलब है x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरीके से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या एक एंगल से या फिर आप दो पॉइंटों से भी स्लोप फाइंड की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये मैंने आपको बता दिया कि अब इस तरीके से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं और एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर वेयर द थीटा इज़ द एंगल विच लाइन मेक्स ए बी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो थीटा वो एंगल होता है जो ये जो लाइन है, कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। यहाँ पर इस तरफ एंगल जो है वो एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव होता है और इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये एंगल आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो थीटा इंक्लिनेशन होता है वो एंगल होता है जो हमारे पास लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ बना रही होती है, ठीक है, नेगेटिव के साथ नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ गया थीटा लाइज 0 एंड 180। और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंगल आपने यहाँ पर पुट करना है थीटा के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से, और एंड कहाँ पर हो सकती है 180 के ऊपर। तो एंगल की वैल्यू थीटे की, अब ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 180 के दरमियान भी लाई करेगी। जो आपने यहाँ पर थीटा पुट करना है 0 से लेके 180 तक हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसके दरमियान में ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला एंगल्स जो हैं वो आगे लिखते हैं, इट मस्ट बी नोटेड दैट थीटा इज इक्वल टू 90 इज ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू हो जाए वाई एक्सिस, मतलब ये है कि ये जो रेड लाइन है वो इस तरह लगे कि इस तरह लगने की बजाय स्ट्रेट लगे, जिस तरह ये वाई एक्सिस है, मतलब ये वाई एक्सिस है ना, इसके अलोंग लगे, तो तब एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब मिसाल के तौर पर ये जो लाइन है, ये जो रेड है, इस तरह ना लगे जिस तरह मैं अब लगाने लगाऊंगा, इस तरह लगे ये वाले स्ट्रेट लाइन, तो तब जो है वो एंगल आपके पास जो बनेगा वो कौन सा होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखेगा कि जब एंगल जो है वो कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है जिस तरह वाई एक्सिस की लाइन है इसी तरह ये लाइन है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो एंगल आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। और तब आपके पास इस लाइन के लिए x1 और x2 की वैल्यू भी बराबर होती है, ठीक है। अब ये आगे जाके एग्जाम्पल के अंदर भी देखेंगे, यही बात उसने यहाँ पर लिखी है कि अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये जो लाइन लगेगी वो पैरेलल टू क्या होगी, वाई एक्सिस, और x1 और x2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये पार्टिकुलर केस होता है, ठीक है ना, एक स्पेशल केस है। और इसकी जो स्लोप होती है वो क्या होगी, अनडिफाइन होगी, मतलब स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इन्फिनिटी आएगी, ठीक है।
ये अब बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी x1 और x2, तो अगर यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस 2 क्या होगा, ज़ीरो। समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। और tan जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर क्या होता है, tan अगर इन्फिनिटी दबाएं तो वो 90 डिग्री आपको देता है अगर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, tan 90 इन्फिनिटी आएगा। और वो इन्फिनिटी तब होगा जब आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू किसके लगेगी, वाई एक्स के लगेगी, तब जाके जो आपके पास जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये क्लियर बात ध्यान में रखना है कि जब भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो आपका जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और उस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी लिखा जा सकता है या इन्फिनिटी का साइन डाला जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह भी लिखा होता है कई दफ़ा पर। तो ये बात वही है कि अगर अनडिफाइंड लिख दें या इस तरह का साइन डाल दें, बात एक ही है। तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर ये ध्यान में रखना है कि स्लोप जब हमारे पास कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो एंगल उसका 90 डिग्री होता है और स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। स्लोप अगर दो पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर कंसिडर आर टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2, इंक्लिनेशन अल्फ़ा एंड बीटा। पीछे देखें जो दो एक ही लाइन थी उसका एंगल हमने कहा था थीटा कह दिया था। तो यहाँ पर दो हैं, एक को अल्फ़ा कह दिया, दूसरे को क्या कह दिया, बीटा। तो ये L1 के लिए एंगल अल्फ़ा है और ये L2 जो लाइन है इसके लिए एंगल क्या है, बीटा। और ये दो एंगल हैं दोनों लाइनों के अलग अलग। फॉर द टू लाइन्स, टू पैरेलल लाइन, देयर इंक्लिनेशन मस्ट बी ए इक्वल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अगर ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये यकीनी बात होनी चाहिए कि फिर एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। मतलब पहली लाइन का एंगल और दूसरी लाइन का एंगल, दोनों का एंगल क्या हो, बराबर। अगर इसका 45 डिग्री है तो इसका भी क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, tan अल्फ़ा पुट करेंगे या tan बीटा पुट करेंगे, ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है वो क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि फिर tan अल्फ़ा की वैल्यू और tan बीटा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर वजह ये है कि अगर एंगल अल्फ़ा 45 डिग्री है तो बीटा भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। जब ये दोनों 45 डिग्री होंगे तो tan अल्फ़ा की और tan बीटा की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, बराबर। अगर दोनों बराबर आएंगी, आपको पता है कि tan जो है वो किसको ज़ाहिर करता है, स्लोप को। तो इसका मतलब है कि स्लोप L1 की और स्लोप जो L2 की, दोनों की क्या होंगी, बराबर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका एंगल जो इंक्लिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर हो तो वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अगर आपको कह दिया जाए कि दो लाइनें हैं और उनका जो है वो एक्स एक्स के साथ एंगल जो है वो सेम है, तो इसका होने का मतलब भी, अगर सेम होने का मतलब ये है कि फिर दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये बात अब ध्यान में रखें कि एमसीक्यूज़ को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये दो पैरेलल लाइन की होगी, तो यहाँ पर आगे लिख भी दिया हुआ है कि इफ़ द स्लोप ऑफ द टू lines in the Cartesian plane are equal then the lines are parallel to each other। तो इसका मतलब है कि दो लाइनें अगर जो हैं वो उनकी स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। और M1 और M2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ लाइन M1 और L1 और L2 दोनों क्या हैं, बराबर। तो पहले की स्लोप M1 कह दिया, दूसरे की क्या कह दी, M2 कह दिया। तो ये अब बात ध्यान में रखनी है कि जब जितनी भी लाइन हों, दो हों, तीन हों, चार हों, अगर उनके एंगल बराबर हों, सभी के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो वो सभी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये नीचे वाली बेशक आप लाइन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ तक अब आपने जहन में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब वो लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। और एक और भी बात जहन में रखनी है कि ये जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये वो पैरेलल लाइन होती हैं जो जिनकी स्लोप क्या होती है, बराबर। और इन दोनों के दरमियान में आपस का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। मतलब इनके दरमियान में एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, तो यहाँ दो लाइनें जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखें, एक जो है वो ये लाइन है और एक ये जो लाइन है। अब इन दोनों, इस लाइन का जो एंगल है वो एक्स एक्स के साथ क्या है, बीटा, और इसका क्या है, अल्फ़ा।
तो यहाँ पर एंगल जो है वो देखें, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमेशा एक दूसरे को कट करती हैं, और जहाँ पर ये कट करती हैं वहाँ पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो अब आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, या कह दिया जाए कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कह दिया जाए, अगर बोलूँ मैं कि परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का आपस में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक दिखाया गया है ये असल में क्या है, एंगल है, और ये कितना है, 90 डिग्री का ही होगा। और ये लाइन L1 है और ये लाइन जो है वो L2 है। इससे आगे चलते हैं, तो ये फिगर जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है, वो कहता है कि इन द फिगर द टू लाइन L1 एंड L2 बी द इंक्लिनेशन अल्फ़ा एंड बीटा इफ़ दे आर परपेंडिकुलर। अगर वो कहता है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये दोनों हम कहेंगे परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 90। तो ये जो बीटा जो होता है ना, ये यहाँ पर देखें, अल्फ़ा तो अल्फ़ा है ही है, तो बीटा जो है वो एंगल जो है वो तब जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी तो किसके इक्वल होगा, बीटा, ये एंगल 90 प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा के इक्वल होगा। जो हमारे पास जो है वो बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस जो है वो 90 के इक्वल होगा। ये वैसे भी आप देखें कि जो ट्राइंगुलर लॉ ये है कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो खैर इसको तो कॉन्सेप्ट को छोड़ें, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि जो बीटा एंगल है वो किसके सम के इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस 90। तो यही एंगल लिखा हुआ है कि बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। और ये प्रॉपर्टीज़ है एंगल की, ये जो मैंने अभी बोली भी थी, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। तो पहली लाइन का एंगल क्या है, अल्फ़ा। तो अगर दूसरी का जो एंगल होगा, अगर वो अगर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो तब जो है वो एंगल जो है वो बीटा जो होगा वो इस एंगल, मतलब ये जो बीटा एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल होगा। ये बात अब जेर में रखते हैं। ये तभी केस के अंदर अल्फ़ा जो है वो बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस 90 के, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तब ये केस जो है वो इक्वल नहीं होता। तो हमने अगर M1 फाइंड करना है, M1 किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस 90, मतलब अल्फ़ा के लिए जो वैल्यू पुट करेंगे M1 के लिए, क्यों अल्फ़ा जो है हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस 90। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बीटा, खैर ये तो एंगल बराबर है ना इसके। जब हम स्लोप M1 फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह पर जो एंगल है वो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस 90। क्लियर हो गया। तो ये जब इसको आप खोलेंगे तो M1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब ये जो माइनस ऑफ कॉट थीटा ये कैसे आया है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वहाँ से आप देखिएगा जाके कि ये एक टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला अगर खोलें तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। और उसको जो है वो आगे जाके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक दूसरा ये है कि M2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, M2 जो है वो किसके इक्वल होगा, टैन अल्फ़ा के। अब M2 टैन अल्फ़ा के क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि बीटा इज इक्वल टू किसके है, टैन अल्फ़ा प्लस थीटा के। और अल्फ़ा तो अपने इक्वल है ही है, लेकिन जो है वो दूसरा जो है वो बीटा किसके इक्वल था, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री के इक्वल था। तो ये पहले M2 जो है वो किसके इक्वल आएगा, टैन अल्फ़ा के। और M1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ कॉट अल्फ़ा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है वो ये बात अब आपने जहन में रखनी है कि जो M1 और M2 दोनों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जब भी दो लाइनें होंगी और आपस में क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, और उन दोनों की जो स्लोप्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब ये कैसे आता है देखें, अगर M1 और M2 को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई किया जाए तो ये टैन अल्फ़ा ऊपर ही रहेगा, कॉट जो है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये किस तरह कैंसिल आउट होंगे, अब देखें कि अगर मैं लिखूँ M1, ठीक है, ये जो स्लोप है हमारे पास मिसाल के तौर पर, अब देखते हैं कि ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, ये ऊपर मैं लिखता हूँ M1 और मल्टीप्लाई बाय M2। अब ये मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, M1 और M2 को।
अब मैं इनकी वैल्यू पुट करूँगा, इसको मैं रेज़ करता हूँ और उसके बाद जो है वो m1 की जो वैल्यू है वो देख लें पहले क्या है, माइनस ऑफ कॉट, ठीक है, कॉट अल्फ़ा। और इसमें कॉट अल्फ़ा को मैं इसको लिखूँगा 1/10, क्योंकि माइनस ऑफ कॉट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1/10 के। और m2 की जगह पर मैं सिर्फ क्या लिखूँगा 10, और इन दोनों को जो है वो कैंसिल आउट करूँगा। अब यहाँ पर देखें मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखें तो ये क्या आ जाएगा 1/10 आएगा, नीचे जो है वो हमारे पास जो होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से, ठीक है। और यहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो इसके साथ माइनस है, क्योंकि ये कॉड जो था वो क्या था 1/10 था। अब देखें ये 1/10 और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो बचेगा क्या -1। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ m1 और m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। और उन दोनों की जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, -1 के इक्वल रहेगा। कब, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि m1 के लिए मैंने क्या किया है कि अल्फ़ा प्लस 90 पुट किया, और बीटा के लिए यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, असल में बीटा की वैल्यू है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और m2 जो है वो किसके इक्वल है, tan अल्फ़ा के इक्वल है। और इन दोनों को जो है वो m1 को m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो है इनको सिंपलीफाई किया माइनस कॉट अल्फ़ा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। ये दरमियान वाला बेशक ये वाली जो टर्म है इनको छोड़ दें, ठीक है। तो ये अब नीचे बात भी इसमें लिखी है कि इफ़ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मस्ट बी इक्वल टू -1, कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल ही रहेगा। तो ये अब आपको जहन में होना चाहिए कि पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, वो पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनकी स्लोप जो है वो हमेशा क्या हो, बराबर हो। और परपेंडिकुलर लाइन वो होती हैं जिनकी स्लोप की प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो। तो अगर आपको कोई दो लाइनें कहती जाएं और उन दोनों की आप क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे स्लोप्स के, बताएं कि ये परपेंडिकुलर हैं या फिर क्या है, पैरेलल हैं। अगर तो उन दोनों की जो स्लोप है वो किसके बराबर आ जाए तो आप कह देंगे कि वो पैरेलल लाइन है। अगर उन दोनों की जो स्लोप है उनको ज़रब देने से आंसर आया -1 के इक्वल, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि इनकी ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और इन ये जो दोनों लाइनें होती हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं, और उन दोनों के दरमियान में जो एंगल का फ़र्क होता है वो कितने का फ़र्क होता है, 90 डिग्री का फ़र्क होता है, ठीक है ना। अब ये बात मैंने में लिखनी है क्योंकि यहाँ पर देखें बीटा इज इक्वल टू किसके है, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री का है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। तो ये हमारे पास थी स्लोप पैरेलल लाइन की और परपेंडिकुलर लाइन की। तो इसके बाद जो है वो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लेक्चर नंबर 12 के अंदर। तो अब आपने सिर्फ ये जो है वो याद रखना है, और ये आप सेकंड ईयर की बुक लेके वहाँ से इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कि स्लोप जो है वो कैसे फाइंड की जाती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।